नमस्कार, मैं गौरव जोशी श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं इनकम फ्रॉम सैलरीज और इस चैप्टर का 22वां क्वेश्चन आज सॉल्व करते हैं। श्री दिनेश जैन की निम्न सूचनाओं से वेतन शीर्षक की कर योग्य आय ज्ञात करें। पहला पॉइंट है, उन्होंने 31 अगस्त 2006 को पी लिमिटेड में नियुक्ति प्राप्त की एवं उन्हें 15,000 रुपये प्रति माह मूल वेतन एवं 5,000 रुपये प्रति माह महंगाई भत्ता मिलता है। तो ये पी लिमिटेड में काम कर रहे हैं। 31 अगस्त 2006 को इन्होंने नौकरी प्रारंभ की है। उन्हें 15,000 रुपये मूल वेतन और 5,000 रुपये महंगाई भत्ता प्राप्त होता है। पी लिमिटेड एक ऐसी कंपनी है जिसमें 49 व्यक्ति काम करते हैं। 31 जनवरी 2020 को छंटनी पर उन्हें सेवा मुक्त कर दिया गया और गत वर्ष में 31 जनवरी 2020 को उन्हें छंटनी के कारण सेवानिवृत्त कर दिया गया। उन्हें 15,000 रुपये मूल वेतन मिलता है और 5,000 रुपये महंगाई भत्ता मिलता है। तो महंगाई भत्ता पूरा का पूरा कर योग्य होता है और इन्होंने गत वर्ष में 10 महीने काम किया है। जनवरी तक काम किया, अप्रैल से लेकर जनवरी 2020 तक। दूसरा है, इस कंपनी में नियुक्ति प्राप्त करने से पूर्व वे ए लिमिटेड में काम करते थे। तो 31 अगस्त 2006 से पूर्व वो ए लिमिटेड में काम करते थे। वहाँ से सेवा मुक्ति करते समय उन्हें 1,40,000 रुपये ग्रेच्युटी, 90,000 एकमुश्त पेंशन, 50,000 रुपये क्षतिपूर्ति एवं अर्जित अवकाश के नगदीकरण के संबंध में 1,50,000 रुपये प्राप्त हुए। तो ए लिमिटेड में से पूर्व काम करते थे और जब वो ए लिमिटेड से उन्होंने सेवानिवृत्त हुए तो उन्हें सेवा मुक्ति के समय जो है 1,40,000 रुपये की ग्रेच्युटी, 90,000 रुपये एकमुश्त पेंशन, 50,000 रुपये की क्षतिपूर्ति एवं अर्जित अवकाश का नगदीकरण उनको 1,50,000 रुपये प्राप्त हुए। उन्हें इन सब राशियों की कर मुक्ति प्राप्त हुई थी और उन्हें उस समय इन सभी राशियों की कर मुक्ति प्राप्त हुई थी। फिलहाल अभी के लिए हमको इस बिंदु के बारे में कुछ नहीं करना। तीसरा पॉइंट है, उन्हें बिक्री पर 10% की दर से प्रतिमाह कमीशन मिलता है। कंपनी की वार्षिक बिक्री औसतन 12 लाख रुपए प्रतिवर्ष थी। तो जो बिक्री है, बिक्री पर 10% उनको कमीशन दिया जाता है और जो कंपनी की वार्षिक औसत बिक्री है वो है 12 लाख रुपए की। तो 12 लाख रुपए की बिक्री औसत बिक्री है, लेकिन गत वर्ष में इन्होंने केवल 10 महीने काम किया है, जनवरी तक काम किया है। तो 10 महीने की बिक्री के आधार पर इनको 10% कमीशन दिया जाएगा। चौथा है, उन्हें पूर्णतः निजी प्रयोग के लिए एक 1.6 क्यूबिक क्षमता की कार की सुविधा मिली हुई है। इनको एक कार दी गई है, 1.6 क्यूबिक क्षमता की कार दी गई है और ये कार जो है पूर्णतः निजी उपयोग के लिए दी गई है। इसके संबंध में नियोक्ता ने गत वर्ष में ड्राइवर के वेतन सहित 49,600 रुपये वहन किए। कार की लागत 3 लाख रुपये। तो जब कार जो है वो पूर्णतः निजी उपयोग के लिए दी गई हो तो कार के संबंध में जो भी नियोक्ता ने व्यय किए गए हैं वे प्लस जो कार की लागत है, कार की लागत का 10% वार्षिक दर से जो है मूल्यह्रास जो नियोक्ता द्वारा व्यय किए गए हैं उनमें जोड़ दिया जाता है। तो इस प्रकार से कार सुविधा का मूल्यांकन किया जाता है। पांचवा है, गत वर्ष 2019-20 में 31 जनवरी को सेवा मुक्ति पर उन्हें 4 लाख रुपए की ग्रेच्युटी मिली। जब वे सेवा मुक्त हुए 31 जनवरी 2020 को तो पी लिमिटेड से इनको 4 लाख रुपए की ग्रेच्युटी प्राप्त हुई है। तो इसकी ग्रेच्युटी में से ग्रेच्युटी की कर मुक्त राशि की गणना हम करेंगे। छठा है, उन्हें संपूर्ण मूल वेतन एवं महंगाई भत्ते के 60% के बराबर पेंशन मिलती है। पेंशन जो है वो सेवानिवृत्ति लाभ है और सेवानिवृत्ति लाभों में महंगाई भत्ते को शामिल किया गया है और महंगाई भत्ते को 60% तक सेवानिवृत्ति लाभों में शामिल किया गया है। तो उन्हें संपूर्ण मूल वेतन पूरे मूल वेतन और महंगाई भत्ते के 60% के बराबर जो है प्रतिमाह पेंशन मिलती है। उनको मासिक पेंशन प्राप्त हो रही है 31 जनवरी 2020 के बाद। उन्होंने अपनी पेंशन के 60% भाग के बदले एकमुश्त 1,80,000 रुपये। अब उनको मासिक पेंशन का ऑप्शन दिया गया है कि आपको मासिक पेंशन, मंथली पेंशन मिलेगी आपके मूल वेतन और महंगाई भत्ते के 60% के बराबर। लेकिन उन्होंने इसमें से जो उनकी जो पूरी पेंशन है उस पेंशन का 60% भाग एकमुश्त प्राप्त कर लिया 1,80,000 रुपये के रूप में। तो अब इनको 40% जो है, 60% भाग इन्होंने एकमुश्त राशि ले ली और 40% भाग जो है वो प्रतिमाह इनको मंथली पेंशन के रूप में मिलता रहेगा। सातवां है, उन्हें सेवा शर्तों के अनुसार 1 वर्ष में 45 दिन का अवकाश लेने का अधिकार था और जब वो सेवा मुक्त हुए तो उनके खाते में 12 माह का अर्जित अवकाश जमा था। तो 12 माह के अर्जित अवकाश के बदले इनको 1,80,000 रुपये मिले हैं। तो ये अर्जित अवकाश का वेतन इनको प्राप्त हुआ 1,80,000 रुपये। आठवां, उन्हें छंटनी के कारण नौकरी से हटाने से पूर्व सूचना नहीं दी गई थी। उनको 31 जनवरी 2020 से पहले उनको सूचना नहीं दी गई थी कि आपको छंटनी के कारण हटा दिया जाएगा। इसलिए जो उनको 2 महीने का जो है अग्रिम वेतन दिया गया सूचना अवधि के वेतन के रूप में। तो उनको 60,000 रुपये सूचना अवधि के वेतन के रूप में जो है वेतन दिया गया।
सैलरी फॉर नोटिस पीरियड है ये, मतलब उनको पहले से नोटिस नहीं दिया गया, इस नोटिस नहीं देने के बदले उनको जो है 2 महीने का वेतन दिया गया और उन्होंने 4,50,000 रुपये की क्षतिपूर्ति के भी मिले उन्हें। छंटनी के कारण उनको नौकरी से निकाल दिया गया और जब उनको नौकरी से निकाला तो उनको तुरंत नौकरी से निकाल दिया गया, उनको पहले नोटिस नहीं दिया गया। इसके बदले जब नोटिस नहीं दिया गया, इसके बदले उनको 60,000 रुपये क्षतिपूर्ति के दिए गए वेतन के रूप में और साथ ही साथ छंटनी पर जो उनको निकाला गया है तो छंटनी पर उनको क्षतिपूर्ति के 4,50,000 रुपये दिए गए हैं। इनके वेतन की कर योग्य आय की गणना करनी है। दिनेश जैन की वेतन शीर्षक की कर योग्य आय ज्ञात करनी है। कंप्यूटेशन 22वां क्वेश्चन है। कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी of Mr. Dinesh Jain for the assessment year 2020-21. पहले बेसिक सैलरी, इनको बेसिक सैलरी मिलती है 15,000 रुपये प्रति माह। गत वर्ष 2019-20 में इन्होंने 31 जनवरी 2020 तक काम किया है, यानी कि 10 महीने काम किया, तो 15,000 रुपये के हिसाब से अप्रैल 2019 से लेकर जनवरी 2020 तक इन्होंने काम किया है। 10 महीने इन्होंने काम किया, तो 10 महीने का 15,000 के हिसाब से 10 माह का जो इनका मूल वेतन है वो है 1.5 लाख रुपये। इनको महंगाई भत्ता मिलता है, महंगाई भत्ता पूरा का पूरा कर योग्य होता है। डियरनेस अलाउंस 5,000 रुपये प्रति माह के हिसाब से इनको महंगाई भत्ता मिलता है, तो 10 महीने का महंगाई भत्ता हो गया 50,000 रुपये। तीन नंबर पॉइंट, उन्हें बिक्री पर 10% की दर से प्रतिमाह कमीशन मिलता है। तो प्रतिमाह इसको कमीशन भी मिलता है, कमीशन ऑन सेल्स, बिक्री पर 10% कमीशन मिलता है। बिक्री है, साल भर की बिक्री है 12 लाख रुपए की, 12 लाख पर 10% कमीशन मिलता है। लेकिन ये 12 लाख की बिक्री साल भर की है, इन्होंने 10 महीने काम किया है, तो 10 महीने की बिक्री पर इनको कमीशन मिलेगा 10%। तो 12 लाख रुपए साल भर की बिक्री है, 12 महीने की बिक्री है, तो 10 महीने की बिक्री है 10 लाख, 10 लाख का 10% हो गया 1 लाख रुपए। तो गत वर्ष में इनको 10 महीनों में 1 लाख रुपए का कमीशन प्राप्त हुआ है बिक्री पर। चौथा है, उन्हें पूर्णतः निजी प्रयोग के लिए 1.6 लीटर क्यूबिक क्षमता की कार की सुविधा मिली हुई है। वैल्यू ऑफ कार फैसिलिटी, तो जब पूर्णतः निजी उपयोग के लिए कार दी गई हो नियोक्ता द्वारा, तो कार के संबंध में जो भी नियोक्ता ने खर्चा वहन किया है कार को चलाने का, कार के रख रखाव का, वो सारा खर्चा प्लस जो कार की लागत है, कार की लागत का 10% वार्षिक के हिसाब से मूल्य जोड़ा जाएगा। तो वैल्यू ऑफ कार फैसिलिटी 49,600 रुपये का तो नियोक्ता ने खर्चा वहन किया है उस कार के संबंध में, और 3 लाख रुपए की कार है। तो 3 लाख रुपए की कार है, तो 3 लाख रुपए का 10% वार्षिक के हिसाब से, लेकिन इनको कार केवल 10 महीने के लिए दी गई है, क्योंकि ये 10 महीने ही जो है गत वर्ष में सेवा में रहे। तो एक तो नियोक्ता द्वारा वहन किया गया खर्चा और प्लस कार की लागत का 10% के हिसाब से 10% वार्षिक दर से जो है मूल्यह्रास जोड़ा जाता है। तो 3 लाख का 10% हो गया 30,000, 30,000 है 12 महीने का, तो 10 महीने का होगा 25,000। 25,000 कार की लागत का ह्रास हो गया और 49,600 रुपये जो है नियोक्ता द्वारा वहन किया गया खर्चा है। तो 74,000 कार सुविधा का मूल्य है 74,600 रुपये। पांचवा पॉइंट है, गत वर्ष 2019-20 में 31 जनवरी को सेवा मुक्ति पर उन्हें 4 लाख रुपए की
ग्रेच्युटी मिली, उनको 4 लाख रुपए की ग्रेच्युटी प्राप्त हुई है। तो क्या यहाँ पर ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 लागू होता है? जी हाँ, यहाँ पर ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 लागू होता है, क्योंकि इस जो फर्म है, इस फर्म में 49 व्यक्ति काम करते हैं। क्वेश्चन के शुरुआत में लिखा है कि पहले पॉइंट में लिखा है कि पी लिमिटेड एक ऐसी कंपनी है, एक कंपनी में वो काम करते हैं, ना कि फर्म में। पी लिमिटेड एक ऐसी कंपनी है जिसमें 49 व्यक्ति काम करते हैं। तो जिस संस्था में 10 या 10 से अधिक व्यक्ति काम करते हैं, वहां पर ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 लागू होता है। तो इस क्वेश्चन में ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम लागू होता है। ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 लागू हो। यहां पर 1972 ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 लागू होता है। इनको ग्रेच्युटी के मिले हैं 4 लाख रुपए। ग्रेच्युटी रिसीव्ड, 4 लाख रुपए इनको ग्रेच्युटी के मिले हैं। अब इस ग्रेच्युटी की राशि में से जो है करमुक्त राशि की गणना हमको करनी है, कितना अमाउंट एग्जेम्प्ट होगा। निम्न में से निम्न राशियों में से सबसे कम राशि ग्रेच्युटी की कर मुक्त राशि होगी। पहली है वास्तविक प्राप्त राशि, तो इनको ग्रेच्युटी के रूप में जो राशि प्राप्त हुई है वो है 4 लाख रुपए की। दूसरा है 20 लाख रुपए। ये 20 लाख रुपए छूट की अधिकतम सीमा है। अगर ग्रेच्युटी के संबंध में किसी पूर्व नियोक्ता से भी ग्रेच्युटी की करमुक्त राशि प्राप्त हुई है, ग्रेच्युटी की राशि में से कोई करमुक्ति प्राप्त हुई है, तो वो करमुक्ति की राशि इस अधिकतम सीमा में से घटा दी जाएगी और शेष राशि फिर जो है अधिकतम राशि मानी जाएगी। तो इस क्वेश्चन में 2 नंबर पॉइंट में लिखा है कि इस कंपनी में नियुक्ति प्राप्त करने से पूर्व वे ए लिमिटेड में काम करते थे। इससे पहले वे ए लिमिटेड में काम करते थे, वहां से सेवा मुक्ति करते समय उन्हें 1,40,000 ग्रेच्युटी के प्राप्त हुए। और आगे ये भी लिखा है उन्हें इन सभी राशियों की कर मुक्ति प्राप्त हो चुकी है। तो पूर्व में इनको 1,40,000 रुपए की ग्रेच्युटी की कर मुक्ति प्राप्त हो चुकी है और ग्रेच्युटी की जो कर मुक्ति की अधिकतम सीमा है वो 20 लाख रुपए है। तो यहां पर पी लिमिटेड द्वारा जब ग्रेच्युटी दी गई है तो इनकी अधिकतम सीमा हो जाएगी 20 लाख में से 1,40,000 माइनस कर दिए जाएंगे, क्योंकि 1,40,000 रुपए की जो करमुक्ति इनको पहले प्राप्त हो चुकी है। तो अब जो अधिकतम राशि होगी वो होगी 18,60,000 रुपए। 18,60,000 रुपए। तो निम्न राशि में से सबसे कम राशि ग्रेच्युटी की करमुक्त राशि होगी। तो पहला है वास्तविक प्राप्त राशि, वास्तविक प्राप्ति इनको हुई है 4 लाख रुपए की। दूसरा है अधिकतम सीमा 20 लाख रुपए की, लेकिन यहां पर इनको पहले 1,40,000 रुपए की करमुक्ति मिल चुकी है पूर्व नियोक्ता से, इसलिए 18,60,000 रुपए अधिकतम सीमा अब बची है। तीसरा, प्रत्येक सेवा वर्ष के लिए 15 दिन का वेतन। अब 15 दिन के वेतन की गणना कैसे की जाती है? 15 दिन का वेतन अंतिम आहरित मूल वेतन प्लस महंगाई भत्ता। महंगाई भत्ता मूल वेतन में हमेशा शामिल किया जाएगा, चाहे सेवानिवृत्ति लाभों के अनुसार महंगाई भत्ते को वेतन माना जाता है या नहीं माना जाता। जब ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 लागू होता है तो महंगाई भत्ते को वेतन में शामिल किया जाता है। तो अंतिम आहरित वेतन बट्टा 26 × 15। तो जो अंतिम आहरित वेतन है उसमें 26 का भाग लगा दिया जाता है। जो 4 दिन होते हैं रविवार के उनको छोड़कर 26 दिनों का भाग लगाया जाता है और 15 से गुणा कर दिया जाता है। तो प्रत्येक सेवा वर्ष के लिए 15 दिन का वेतन।
अंतिम आहरित वेतन इनका है, मूल वेतन है 15,000 रुपये और 5,000 रुपये इनको महंगाई भत्ता मिलता है। 20,000 में 26 का भाग लगाकर 15 से गुणा कर देंगे। बीस 20,000 में 26 का भाग लगाकर 15 से गुणा कर देंगे तो ये आ रहा है 11,538 रुपये और 46 पैसे समथिंग आ रहा है प्रत्येक सेवा वर्ष के लिए। अगर 6 महीने से अधिक की सेवा की है तो उस 6 महीने से अधिक की अवधि को पूरा वर्ष मान लिया जाता है जब ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम 1972 लागू होता है। तो इन्होंने कितने वर्ष सेवा की? प्रत्येक सेवा वर्ष के लिए 15 दिन का वेतन, तो एक वर्ष के लिए इनको मिलेगा 11,538 रुपये 46 पैसे। तो इन्होंने सेवा की करनी प्रारंभ करी थी, इन्होंने नौकरी प्रारंभ करी थी अगस्त 2006 में। इन्होंने नौकरी प्रारंभ की थी 31 अगस्त 2006 से। तो 6 से लेकर 19 तक 31 अगस्त 2019 तक 13 वर्ष हुए और अगस्त के बाद में सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी 5 महीने। तो इन्होंने 13 वर्ष 5 महीने नौकरी की है। तो जब 6 महीने से अधिक अवधि के लिए नौकरी कर चुका होता है कर्मचारी तो उसको पूरा वर्ष मान लिया जाता है, लेकिन इन्होंने 5 वर्ष सेवा की है इसलिए केवल 13 वर्ष ही जो है इनके ग्रेच्युटी की करमुक्त राशि की गणना करने के लिए सेवा वर्ष माने जाएंगे। तो 13 वर्ष के लिए 15 दिन का वेतन दिया जाएगा। 11,538 रुपये 46 पैसे को 13 से गुणा कर दिया जाएगा। 11,538 रुपये 46 पैसे को 13 वर्षों से गुणा कर दिया जाएगा। तो यह आ रहा है 1,49,999 रुपये 98 पैसे। तो इसको 1,50,000 लिख देंगे। इन तीनों राशियों में से जो सबसे कम राशि है वो ग्रेच्युटी की करमुक्त राशि होती है। तो 1.5 लाख रुपए यहां पर सबसे कम राशि है। तो इनको 4 लाख रुपए की ग्रेच्युटी प्राप्त हुई। तो 4 लाख में से जो एग्जेम्प्टेड अमाउंट है 1,50,000 रुपये। तो 2,50,000 रुपये ग्रेच्युटी की जो है कर योग्य राशि है, टैक्सेबल अमाउंट है। आगे दिया गया है उन्हें संपूर्ण वेतन एवं महंगाई भत्ते के 60% के बराबर प्रतिमाह पेंशन मिलती थी। उन्होंने अपनी पेंशन के 60% भाग के बदले एक मुश्त 1,80,000 रुपये प्राप्त किए। तो इनको मंथली पेंशन भी प्राप्त होती है और इन्होंने जो है अपनी पेंशन के 60% भाग के लिए एक मुश्त पेंशन प्राप्त की है। तो इनकी जो मंथली पेंशन है, मासिक पेंशन, वो सभी प्रकार के कर्मचारियों के लिए कर योग्य होती है, चाहे सरकारी कर्मचारी हो या गैर सरकारी कर्मचारी हो। तो इनको मंथली पेंशन संपूर्ण मूल वेतन प्लस जो मूल वेतन और महंगाई भत्ते के 60% के बराबर, महंगाई भत्ते का 60% इसके बराबर इनको मंथली पेंशन मिलती है। लेकिन पेंशन का 60% भाग इन्होंने एक मुश्त राशि के रूप में प्राप्त कर लिया है, यानी कि 40% भाग ही अब जो है इनको मंथली पेंशन के रूप में प्राप्त होगा। इसका 40% तो 15,000 रुपये मूल वेतन है इनका। मासिक पेंशन की राशि, तो इनको जो मंथली पेंशन मिलती है वो मूल वेतन, संपूर्ण मूल वेतन है 15,000, मूल वेतन है 15,000 रुपये और महंगाई भत्ता है 5,000 रुपये इनको महंगाई भत्ता मिलता है एक महीने का। तो महंगाई भत्ते के 60% के बराबर, तो महंगाई भत्ता हो गया 3,000 रुपये। तो इनकी जो मंथली पेंशन है वो है
18,000 रुपये, लेकिन इन्होंने पेंशन के 60% के बदले एक मुश्त पेंशन प्राप्त कर ली है। तो 18,000 रुपये में से अब इन्होंने 60% जो है एक मुश्त पेंशन के रूप में प्राप्त कर लिए, तो अब 40% भाग इनको जो है मंथली पेंशन के रूप में प्राप्त होगा। तो 18,000 का 40% इनको अब प्रत्येक माह पेंशन के रूप में प्राप्त होगा। 18,000 का 40% एक महीने का। और जनवरी में 31 जनवरी 2020 को ये सेवानिवृत्त हुए हैं, तो गत वर्ष में जनवरी के बाद में फरवरी और मार्च 2 महीने की पेंशन इनकी जो है वेतन से कर योग्य आय में शामिल की जाएगी। तो 18,000 का 40% 7,200। अब 7,200 रुपये जो है इनको प्रत्येक महीने पेंशन प्राप्त होगी। तो 2 महीने की इनकी पेंशन हो रही है 14,400 रुपये। इन्होंने पेंशन के 60% भाग के बदले एक मुश्त 1,80,000 रुपये प्राप्त किए। इन्होंने साथ ही साथ जो है मंथली पेंशन के अलावा इन्होंने कम्यूटेड पेंशन को एक मुश्त प्राप्त किया है। कम्यूटेड पेंशन इन्होंने प्राप्त की है 1,80,000 रुपये। तो जब पेंशन की एक मुश्त राशि प्राप्त की जाती है तो पेंशन की एक मुश्त राशि में से कर मुक्त राशि की गणना यदि ग्रेच्युटी प्राप्त होती है तो संपूर्ण पेंशन की राशि का 1/3 भाग यदि ग्रेच्युटी प्राप्त नहीं होती है तो संपूर्ण पेंशन की राशि का 1/2 भाग। तो एक मुश्त पेंशन में से करमुक्त पेंशन की करमुक्ति की राशि की गणना के संबंध में प्रावधान है कि यदि कर्मचारी को ग्रेच्युटी प्राप्त हो रही है, अगर इनको सेवानिवृत्ति पर अगर ग्रेच्युटी प्राप्त होती है तो संपूर्ण पेंशन की राशि का 1/3 भाग करमुक्त किया जाएगा, और यदि ग्रेच्युटी प्राप्त नहीं होती तो संपूर्ण पेंशन की राशि का 1/2 भाग। तो इस क्वेश्चन में दिनेश जैन को ग्रेच्युटी प्राप्त हो रही है, इसलिए हम संपूर्ण पेंशन की राशि का 1/3 भाग जो है कम्यूटेड पेंशन में से करमुक्त कर देंगे। लेस एग्जेम्प्टेड अमाउंट 1,80,000 रुपये इन्होंने प्राप्त किए हैं 60% के रूप में। तो 100% पेंशन कितनी होगी, यानी संपूर्ण पेंशन, और संपूर्ण पेंशन का 1/3 भाग करमुक्त कर दिया जाएगा। तो 1,80,000 अगर 60% है तो 100% होगी 3 लाख रुपए, और 3 लाख का 1/3 भाग हुआ 1 लाख रुपए। 1 लाख रुपए जो है इनकी कमिटेड पेंशन में से एग्जेम्प्टेड अमाउंट होगा, और 80,000 रुपये कमिटेड पेंशन का टैक्सेबल अमाउंट होगा। आगे दिया गया है 7वां पॉइंट है, उन्होंने सेवा शर्तों के अनुसार 1 वर्ष में 45 दिन का अवकाश लेने का अधिकार था। सेवा मुक्ति के समय उनके खाते में 12 माह का अर्जित अवकाश के बदले उन्हें 1,80,000 रुपये मिले। उनको अर्जित अवकाश का वेतन प्राप्त हुआ है। अर्न लीव सैलरी, इनको अर्न लीव सैलरी प्राप्त हुई है 1,80,000 रुपये की। अर्जित अवकाश में से करमुक्त राशि की गणना करेंगे। अर्जित अवकाश वेतन की करमुक्त राशि निम्न में से सबसे कम राशि के
बराबर होगी। पहला है वास्तविक प्राप्त राशि। तो अर्न लीव सैलरी, अर्जित अवकाश वेतन के रूप में इनको 1,80,000 रुपए प्राप्त हुए हैं, 1,80,000 रुपए। दूसरा है 3 लाख रुपए, लेकिन ये जो 3 लाख रुपए है ये करमुक्ति की अधिकतम सीमा है। अगर पूर्व नियोक्ता से अर्जित अवकाश वेतन के बदले कोई राशि अगर करमुक्त हुई है तो उस राशि को इस अधिकतम सीमा में से घटा दिया जाता है। तो 2 नंबर पॉइंट में लिखा है कि अर्जित अवकाश के नकदीकरण के संबंध में इनको ए लिमिटेड से, ए लिमिटेड इनका पूर्व नियोक्ता है, तो ए लिमिटेड से 1,50,000 रुपए प्राप्त हुए और उन्हें इन सभी राशियों की करमुक्ति प्राप्त हो चुकी है। तो पूर्व में इनको 1,50,000 रुपए की अर्जित अवकाश वेतन की करमुक्ति प्राप्त हो चुकी है। तो अधिकतम सीमा है 3 लाख रुपए, 3 लाख में से इनको 1,50,000 रुपए पहले करमुक्त किए जा चुके हैं। तो अब जो अधिकतम सीमा की शेष राशि है वो है 1,50,000 रुपए। तो इनको वास्तविक प्राप्त राशि है 1,80,000 रुपए। इनके लिए अब करमुक्ति की अधिकतम सीमा है 1 लाख, जो वास्तविक प्राप्त राशि है वो 1,80,000 रुपए और जो करमुक्ति की अधिकतम सीमा है वो है 1,50,000 रुपए। तीसरा है शेष अर्जित अवकाश का देय औसत वेतन। चौथा है 10 माह का वेतन। चार नंबर है 10 माह का वेतन। औसत वेतन, औसत वेतन से तात्पर्य है औसत वेतन इज इक्वल टू 10 माह का वेतन बट्टे 10। तो जो ये 10 माह का वेतन हम ज्ञात करेंगे, इस 10 माह के वेतन में 10 का भाग लगाकर औसत वेतन ज्ञात कर लिया जाएगा। तो 10 माह का वेतन, वेतन से तात्पर्य क्या है? जब अर्जित अवकाश वेतन की करमुक्त राशि की गणना करते हैं तो यहां पर वेतन से तात्पर्य है मूल वेतन प्लस महंगाई भत्ता। तो महंगाई भत्ता होता है सेवानिवृत्ति लाभों के अनुसार प्लस बिक्री पर कमीशन। तो इस क्वेश्चन में इनको मूल वेतन जो है वो हो रहा है 15,000 रुपये प्राप्त हो रहा है। महंगाई भत्ता 5,000 रुपये महंगाई भत्ता प्राप्त हो रहा है, लेकिन महंगाई भत्ते का 60% सेवानिवृत्ति लाभों के लिए वेतन माना जाता है, क्योंकि जब इनको पेंशन दी गई तो पेंशन एक प्रकार से सेवानिवृत्ति लाभ है, तो पेंशन में महंगाई भत्ते का 60% ही शामिल किया गया है। तो महंगाई भत्ते का 60% शामिल करेंगे। 5,000 रुपये महंगाई भत्ता है और महंगाई भत्ते का 60% इनके मूल वेतन में शामिल किया जाएगा। बिक्री पर कमीशन, इनको बिक्री पर 10 महीनों में 1 लाख रुपए का कमीशन प्राप्त हुआ। गत वर्ष में इन्होंने 10 महीने सेवा की है, अप्रैल 2019 से लेकर जनवरी 2020 तक। तो इन 10 महीनों में इनको जो कमीशन प्राप्त हुआ है बिक्री पर 1 लाख रुपए प्राप्त हुआ है। तो बिक्री पर इनको 1 लाख रुपए कमीशन प्राप्त हुआ 10 महीनों में। 1 महीने का इनका कमीशन हुआ 10,000 रुपये। तो इनका टोटल कर लिया जाएगा 15,000 रुपये प्रति माह मूल वेतन मिलता है, 3,000 रुपये महंगाई भत्ता शामिल किया जाएगा और 10,000 रुपये वेतन का जो है 10,000 रुपये बिक्री पर कमीशन शामिल किया जाएगा। तो इनका वेतन जो है प्रति माह अर्जित अवकाश की करमुक्त राशि की गणना करने के लिए, अर्जित अवकाश वेतन की करमुक्त राशि गणना करने के लिए जो इनका वेतन है वो है 28,000 रुपये। 28,000 रुपये इनका वेतन है और 10 माह का वेतन इनका है 2,80,000 रुपये और औसत वेतन है इनका 2,80,000 रुपये। 10 माह का वेतन है, तो औसत वेतन है 28,000 रुपये। तो 3 राशि हमने ज्ञात कर ली। वास्तविक प्राप्त राशि है 4 लाख रुपये, 1,80,000 रुपये। दूसरा है अधिकतम करमुक्ति की राशि है 1,50,000 रुपये और तीसरा हमने 10 माह का इनका वेतन ज्ञात किया वो है 2,80,000 रुपये।
तीसरा है शेष अर्जित अवकाश का देय औसत वेतन। शेष अर्जित अवकाश कैसे ज्ञात करेंगे? शेष अर्जित अवकाश पात्र अर्जित अवकाश जो एलिजिबल अर्न लीव है उनमें से सेवा अवधि में लिए गए अवकाश। तो शेष अर्जित अवकाश सेवानिवृत्ति के समय आयकर अधिनियम के अनुसार कितने अर्जित अवकाश शेष हैं, तो वो ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? पात्र अर्जित अवकाश में से सेवा अवधि में लिए गए अवकाश घटा देंगे। तो पात्र अर्जित अवकाश कैसे ज्ञात करते हैं? पात्र अर्जित अवकाश यानी कि इनको आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार इनके लिए कितने अर्जित अवकाश, कितनी अर्न लीव इनके लिए एलिजिबल हैं। सेवा वर्ष इंटू 30, यानी प्रत्येक वर्ष के लिए आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार प्रत्येक वर्ष के लिए किसी कर्मचारी को 30 दिन के अर्जित अवकाश प्राप्त होते हैं। 30 दिन के अर्जित अवकाश का अधिकारी होता है कर्मचारी। तो कुल अर्जित अवकाश, पात्र अर्जित अवकाश को सेवा वर्षों को 30 से गुणा करने पर पात्र अर्जित अवकाश ज्ञात हो जाते हैं। तो पात्र अर्जित अवकाश इनके हैं, इन्होंने 13 वर्ष सेवा की है, 13 वर्ष 5 माह, तो 5 माह को छोड़ दिया जाएगा। तो 13 वर्ष इन्होंने सेवा की है। और तो पात्र अर्जित अवकाश हैं इनके 390 दिन। 390 दिनों में से सेवा अवधि में लिए गए अवकाश घटा दिए जाएंगे। तो सेवा अवधि में इन्होंने कितने अवकाश लिए हैं? सेवा अवधि में लिए गए अवकाश, इनको नियोक्ता से जो है प्रत्येक वर्ष 45 दिन का अवकाश मिलता था और इन्होंने 13 वर्ष सेवा की है। तो 13 वर्षों में प्रत्येक वर्ष 45 दिन के हिसाब से 585 दिन के कुल मिलाकर इनको अवकाश मिले। इसमें से जो है इनके सेवानिवृत्ति के समय 12 माह के अर्जित अवकाश शेष थे। 12 माह यानी कि एक महीने में 30 दिन, तो 360 दिन के अर्जित अवकाश इनके शेष थे। तो इन्होंने कितने दिन की छुट्टी ली? 585 दिन का पूरी सेवा अवधि में इनको छुट्टियां मिली, अवकाश मिला। और 585 दिनों में से इन्होंने 30 दिन की छुट्टियां सेवा अवधि के दौरान ली हैं। तो 585 में से 360 अगर माइनस करते हैं तो इनको पूरी सेवा अवधि में 585 दिन की छुट्टियां मिली और सेवानिवृत्ति के समय जो है 360 दिन के अवकाश इनके बाकी थे। तो इन्होंने 225 दिन की छुट्टियां ली हैं। कुल मिलाकर 225 दिन की छुट्टियां ली है। या को पूरी सेवा अवधि में 45 दिन प्रत्येक वर्ष के हिसाब से 13 वर्षों में 585 दिन की छुट्टियों के अधिकारी थे। इन 585 दिनों की छुट्टियों में से इन्होंने 360 दिन की छुट्टियां नहीं ली, यानी सेवानिवृत्ति के समय इनके 12 माह के अर्जित अवकाश शेष थे, यानी 360 दिन की छुट्टियां इनकी शेष थी। तो 585 में से 360 दिन अगर घटाएं तो 225 दिन, यानी कि इन्होंने पूरी सेवा अवधि में 225 दिन के अवकाश लिए हैं। तो पात्र अर्जित अवकाश 390 दिन है। आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार इनको 13 वर्षों में 390 दिन के अवकाश के अधिकारी हैं और 390 दिनों में से इन्होंने 225 दिनों की छुट्टियां प्राप्त कर ली हैं। तो 390 में से 225 माइनस कर देंगे तो शेष अर्जित अवकाश है 165 दिन। तो सेवानिवृत्ति के समय आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार 165 दिन के जो अर्जित अवकाश इनके शेष हैं, या फिर 165 दिन में 30 का अगर भाग लगा दें, 165 में 30 का भाग लगाएं तो आता है 5.5। तो 5.5 महीने, 165 दिन या 5.5 महीनों का अर्जित अवकाश इनका शेष है सेवानिवृत्ति के समय अर्जित अवकाश वेतन की करमुक्त राशि की गणना करते समय। तो तीसरी राशि है शेष अर्जित अवकाश का देय औसत वेतन। तो औसत वेतन इनका है 28,000 रुपये प्रति माह और शेष अर्जित अवकाश, इनका शेष अर्जित अवकाश है 5.5 माह,
28,000 को 5.5 से गुणा कर देंगे, 1,54,000। तो आयकर अधिनियम के अनुसार इनका शेष अर्जित अवकाश का देय औसत वेतन है 1,54,000। इन चारों में से जो सबसे कम राशि है वो अर्जित अवकाश वेतन की करमुक्त राशि होगी। तो इनमें सबसे कम राशि है 1,50,000 रुपये। तो इनको अर्जित अवकाश का वेतन प्राप्त हुआ 1,80,000 रुपये। 1,80,000 में से एग्जेम्प्टेड अमाउंट है 1,50,000 रुपये। तो 30,000 रुपये जो इनकी अर्न लीव सैलरी का टैक्सेबल अमाउंट है। 8वां पॉइंट है, उन्हें छंटनी के कारण नौकरी से हटाने से पूर्व सूचना नहीं दी गई। इनको नौकरी से हटाने से पूर्व सूचना नहीं दी गई है और इसके बदले अतः उन्होंने 60,000 रुपये की राशि सूचना अवधि के वेतन के रूप में प्राप्त की। सैलरी फॉर नोटिस पीरियड, अगर सूचना अवधि के बदले अगर वेतन की राशि प्राप्त होती है तो वो पूरी की पूरी राशि कर योग्य होती है। सैलरी फॉर नोटिस पीरियड, नोटिस पीरियड सूचना अवधि के बदले इनको सैलरी प्राप्त हुई है 60,000 रुपये। तो सैलरी फॉर नोटिस पीरियड, सैलरी फॉर नोटिस पीरियड है 60,000 रुपये। आगे लिखा है और उन्हें 4,50,000 रुपये क्षतिपूर्ति के भी मिले। छंटनी पर प्राप्त क्षतिपूर्ति में से करमुक्त राशि की गणना करेंगे। छंटनी पर प्राप्त क्षतिपूर्ति में से करमुक्त राशि की गणना। निम्न में से सबसे कम राशि करमुक्त होगी। पहला है वास्तविक प्राप्त राशि। तो इनको छंटनी पर जो क्षतिपूर्ति प्राप्त हुई है वो हुई है 4,50,000 रुपए की। कंपेंसेशन ऑन रिट्रेंचमेंट, जो छंटनी पर इनको क्षतिपूर्ति प्राप्त हुई है वो है 4,50,000 रुपए की। तो वास्तविक प्राप्त राशि है 4,50,000 रुपए। दूसरा है 5 लाख रुपए। ये 5 लाख रुपए की अधिकतम सीमा है। तीसरा औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अनुसार देय राशि सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए 15 दिन का वेतन। 6 माह से अधिक अवधि को 1 वर्ष मान लिया जाता है, तो सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए 15 दिन का वेतन। यहाँ पर जो दिनेश जैन है इन्होंने 13 वर्ष 5 माह सेवा की है, तो 13 वर्ष ही सेवा अवधि मानी जाएगी। तो औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अनुसार देय राशि है सेवा के प्रत्येक वर्ष के लिए 15 दिन का वेतन। अब 15 दिन के वेतन की गणना कैसे करेंगे? 15 दिन के वेतन की गणना
सेवानिवृत्ति के तुरंत पूर्व के 3 माह का वेतन बट्टा 3 माह में दिनों की संख्या इंटू 15। तो सेवानिवृत्ति के तुरंत पूर्व के 3 माह का वेतन लिया जाएगा। वेतन में क्या क्या शामिल होता है? जब छंटनी पर प्राप्त क्षतिपूर्ति की करमुक्त राशि की गणना की जाती है तो यहां पर वेतन में जो है सभी प्रकार के का वेतन, भत्ते, अनुलाभों, सुविधाओं का मूल्य शामिल कर लिया जाता है। बोनस, ग्रेच्युटी और कर्मचारी के किसी कल्याण कोष में नियोक्ता का अंशदान को छोड़कर जो सभी प्रकार की राशियां वेतन में शामिल की जाती है। तो वेतन में इस क्वेश्चन के हिसाब से मूल वेतन है 15,000 रुपये, महंगाई भत्ता है 5,000 रुपये प्रति माह, कमीशन केवल बोनस, ग्रेच्युटी और कर्मचारी के किसी कल्याण कोष में नियोक्ता का अंशदान छोड़ा जाता है। बाकी सभी राशियां जो वेतन में शामिल कर ली जाती है। वेतन के स्थान पर जो लाभ हैं उनको भी वेतन में शामिल नहीं किया जाता। वेतन, भत्ते, कमीशन और जो सुविधाओं का मूल्य है वो शामिल किया जाता है। तो वेतन है, मूल वेतन है 15,000 रुपये, महंगाई भत्ता है 5,000 रुपये, कमीशन 1 लाख रुपये है। 1 लाख रुपये 10 महीने का कमीशन है। 1 लाख रुपये 10 महीने का कमीशन है। 1 महीने का कमीशन है 10,000 रुपये। कमीशन के बाद में सुविधाओं का मूल्य शामिल किया जाता है। तो वैल्यू ऑफ कार फैसिलिटी, कार सुविधा का मूल्य 74,600 रुपये कार सुविधा का मूल्य है 10 महीनों का। तो 1 महीने का होगा 7,460 रुपये। तो इनका जो मासिक वेतन है वो होगा 37,460 रुपये। 37,460 रुपये। सेवानिवृत्ति के तुरंत पूर्व के 3 माह का वेतन लेना है तो 15 दिन के वेतन की गणना की जाएगी। 37,460 रुपये सेवानिवृत्ति के तुरंत पूर्व के 1 माह का वेतन है तो 3 महीने का वेतन लेना है और तुरंत पूर्व के जो 3 महीने हैं उसमें जो दिनों की संख्या है उसका भाग लगा दिया जाएगा। तो इन्होंने 31 जनवरी 2020 को ये सेवानिवृत्त हुए हैं तो जनवरी, दिसंबर और नवंबर 3 महीनों के दिनों की संख्या ली जाएगी। तो 31 जनवरी के 31 दिन, दिसंबर के 31 दिन और नवंबर के 30 दिन का भाग लगाकर 15 से गुणा कर दिया जाएगा। तो 37,460 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1,12,380, 1,12,380, 1,12,380 में 3 महीनों के दिन यानी 92 दिनों का भाग लगा दिया जाएगा और 15 से गुणा किया जाएगा। 1,12,380 में 92 का भाग लगाकर 15 से गुणा कर दिया जाएगा। तो ये राशि आ रही है 18,322 रुपये 83 पैसे। 18,322 रुपये 83 पैसे लगभग। तो ये 15 दिन का वेतन है 1 वर्ष के लिए। इन्होंने 13 वर्ष जो है सेवा की है, इनकी सेवा अवधि है 13 वर्ष की। तो 18,322 रुपये 83 पैसे को 13 से गुणा कर देंगे तो ये अमाउंट आ रहा है 2,38,197 रुपये। 2,38,197 रुपये। इन तीनों में से जो सबसे कम राशि है उस राशि की करमुक्ति दे दी जाएगी। तो सबसे कम राशि जो है वो है औद्योगिक विवाद अधिनियम 1947 के अनुसार देय राशि 2,38,197 रुपये। तो जो कंपेंसेशन ऑन रिट्रेचमेंट है, जो छंटनी पर जो इनको क्षतिपूर्ति प्राप्त हुई है, इसमें से एग्जेम्प्टेड अमाउंट होगा 2,38,197 रुपये।
4,50,000 में से 2,38,197 रुपये की कर मुक्ति दे दी जाएगी। 2,11,803 रुपये जो है वो क्षतिपूर्ति की कर योग्य राशि होगी। सबका टोटल कर लेंगे। 1,50,000 प्लस 50,000 1,74,600 2,50,000 14,400 80,000 30,000 प्लस 60,000 प्लस 2,11,803 टोटल आ रहा है 10,20,803 रुपये। ग्रोस इनकम फ्रॉम, इनकी वेतन की सकल आय है 10,20,803 रुपये। सकल आय में से कुछ कटौतियां दी जाती है, डिडक्शंस है अंडर सेक्शन 16 धारा 16 के अंतर्गत कुछ कटौतियां दी जाती है। उनमें पहली है मानक कटौती, स्टैंडर्ड डिडक्शन। स्टैंडर्ड डिडक्शन वेतन की सकल आय अथवा 50,000 रुपये, दोनों में से जो राशि कम हो उस राशि के बराबर स्टैंडर्ड डिडक्शन दी जाती है। स्टैंडर्ड डिडक्शन, तो यहां पर इनको जो मानक कटौती है वो 50,000 रुपये की प्राप्त होगी। दूसरी कटौती दी जाती है एंटरटेनमेंट अलाउंस की। इस क्वेश्चन में इनको मनोरंजन भत्ता नहीं दिया जा रहा और मनोरंजन भत्ते की कटौती केवल सरकारी कर्मचारियों को ही प्राप्त होती है। तीसरा है नियोजन कर के संबंध में। अगर नियोजन कर, रोजगार कर चुकाया जाता है कर्मचारी द्वारा, तो चुकाए गए रोजगार कर की कटौती भी जो है अंडर सेक्शन 16 दी जाती है। तो इस क्वेश्चन में केवल मानक कटौती स्टैंडर्ड डिडक्शन दी जाएगी 50,000 रुपये की। 10,20,803 में से 50,000 की कटौती दे दी जाएगी, तो जो बैलेंस अमाउंट है, जो शेष राशि है 9,70,803 रुपये, 9,70,803 रुपये, ये इनकी जो है टैक्सेबल इनकम आएगी, वेतन की कर योग्य आय, टैक्सेबल इनकम फ्रॉम सैलरी। तो श्री दिनेश जैन की वेतन शीर्षक की कर योग्य आय है 9,70,803 रुपये। आज के लिए इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आज की क्लास में जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।